भाई शांत रहिए। सर। जी। जी आप, अगर आप चाहें तो इस चेयर पर आ सकते हैं। भाई जगह काफी है। नहीं नहीं, मुझे मुझे क्या तकलीफ होगी भाई। भाई आखिर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए। आइए प्लीज, हैव अ सीट प्लीज। आइए। बेशक आप चाहें तो चुप रह सकते हैं। मैं खुद चुप रहना पसंद करता हूँ। आदमी बात कर सकता है, चुप रह सकता है एक ही वक्त में। इसे इसे बहुत मुझे लगता है कि कम लोग समझते हैं। ये मैं काफी बरसों से करता आ रहा हूँ। नहीं, आप नहीं, आप अभी जवान हैं। आपकी उम्र में बात करने का मतलब है बात करना, और चुप रहने का मतलब है चुप रहना। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। बड़ी अजीब बात है, आप छोटे मग से पी रहे हैं। लगता है आपको शायद अभी लत नहीं पड़ी। मैं आपको देखते ही पहचान गया था कि आप इस जगह के नहीं हैं। क्योंकि क्या है कि इस घड़ी जो लोग भी यहाँ आते हैं मैं उनको अच्छे से जानता हूँ। नहीं, उनसे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इतनी पी रखी होती है। वे वे आते हैं अपनी आखिरी बियर के लिए। तो क्या है कि दूसरे दूसरे सारे पब बंद हो जाते हैं ना, वे कहीं और नहीं जा सकते। वे इसलिए ये खुला रहता है, इसलिए वे यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं आपको। वे बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। कभी कभी यहाँ पब में, कभी कभी बाहर सड़कों पे, और कभी ट्राम में। और कई बार तो ऐसा होता है कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे खुद इन्हें घर छोड़ने जाना पड़ता है। और ये ना शुक्र है, अगले दिन मुझे पहचानते तक नहीं है। अरे क्या बताया जाए, नशेबाजी सब। नहीं, आप, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था, आप प्लीज बुरा ना माने। वो तो मैंने आपको यहाँ पहली बार देखा है। चुपचाप आकर आप अलग चेयर पर बैठ गए तो मुझे थोड़ा बुरा सा लगा, इसलिए बस। नहीं, आप घबराइए नहीं। मैं अपने आप को आप पर थोपूंगा नहीं। हम एक दूसरे के साथ बैठकर भी अपनी अपनी बियर पर अकेले रह सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है।
लेकिन मेरी उम्र में ये जरा मुश्किल है, क्योंकि हर बूढ़ा आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। धीरे धीरे गरिमा के साथ बूढ़ा होना एक बहुत बड़ा ग्रेस है। ये ये अपने आप नहीं आता। मुझे लगता है कि बूढ़ा होना एक एक कला है जो जो काफी मेहनत से सीखनी पड़ती है। जी, कुछ कहा आपने? मे, मेरी उम्र जरा जरा अंदाजा तो लगाइए। नहीं जनाब, आप मुझे नाहक खुश करने की कोशिश जरूर करते हैं। यूं आपने मुझे खुश जरूर कर दिया है। और अगर अपनी इस खुशी को मनाने के लिए जरा सी बचिए, मैं एक बियर और लूं तो आपको एतराज तो नहीं होगा? 1 सेकेंड। लाइक, आप आप नहीं लेंगे? नहीं, क्यों, क्या कोई बात? अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। मैं जिद नहीं करूंगा। ये क्या है कि आदमी को अपनी शराब और अपनी जिंदगी चुनने की आजादी होनी चाहिए। इसे इसे सिर्फ एक बार ही चुना जा सकता है, सिर्फ एक बार। और फिर हम उसे दोहराते रहते हैं, जो जो एक बार जी चुके हैं या एक बार पी चुके हैं। अच्छा, एक बात आपसे पूछनी थी। आप ये दूसरी जिंदगी में मानते हैं? नहीं मतलब, उम्मीद है आप ऐसा कोई घिसा पिटा जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। मैं मैं खुद एक कैथोलिक हूं, लेकिन मुझे आप लोग का विश्वास बेहद दिलचस्प लगता है कि आदमी मौत के बाद भी पूरी तरह मर नहीं जाता। आदमी एक जिंदगी पूरी करता है, फिर दूसरी, और फिर तीसरी। अक्सर मैं इस समस्या के बारे में रात में सोचता हूं। आप जानते हैं कि मेरी उम्र में नींद आसानी से नहीं आती। आपको नींद के लिए छटांग भर लापरवाही चाहिए और आधी छटांग थकान। और अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है ना, तो आप उसका मुआवजा 1.5 छटांग बियर पीकर भी भर सकते हैं। इसीलिए मैं रोज आधी रात के वक्त यहां चला आता हूं, पिछले पिछले 15 वर्षों से लगातार। मैं मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर हूं, लेकिन 3 बजे के आसपास मेरी नींद टूट जाती है, और फिर मैं अकेला नहीं रह सकता। 2 बजे लगता है कि रात है, और 4 बजे सुबह होने लगती है। लेकिन लेकिन ये जो तीन 3 बजे का जो समय होता है ना, ये बेहद भयानक घड़ी है।
मुझे लगता है कि अगर मौत आने की कोई घड़ी है तो वो यही घड़ी है। नहीं मैं, जी, नहीं मैं अकेला नहीं रहता। आप जानते हैं कि पेंशन याफ्ता लोगों के अपने शौक होते हैं। मेरे मेरे पास एक बिल्ली है। बड़ी एक प्यारी सी है, वह छोटी सी। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ बियर पीते हुए आपसे लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूँ और वहां दरवाजे पर बैठी वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे मुझे आपके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये ख्याल काफी तसल्ली देता है कि कोई है जो बाहर सड़कों पर मेरे इंतजार में आंखें लगाए बैठा है। मैं मैं ऐसे लोग कल्पना नहीं कर सकता कि जिनका इंतजार कोई ना कर रहा हो या जो खुद किसी का इंतजार ना कर रहे हो। क्योंकि क्या है कि जिस पल भी हम इंतजार करना छोड़ देते हैं उसी पल हम जीना भी छोड़ देते हैं। मिलियां सब्र के साथ इंतजार कर सकती वे वे इस लिहाज से औरतों की तरह ही होती है। और सिर्फ इस लिहाज से नहीं, औरतों की तरह उनके अंदर भी अपनी तरफ खींचने और आकर्षित करने की एक असाधारण सी ताकत होती है। यूं डर आपको कुत्तों या दूसरे जानवर से भी लगता है, लेकिन वह निचले दर्जे का डर है। कुत्ता एक तरफ किनारे करके चला जाता है और आप दूसरी तरफ किनारे करके चले जाते हैं। कुत्ते को डर लगा रहता है कि आप उस पर बेईमानी न कर बैठे, और आप इसलिए डरे सहमे से रहते हैं कि कहीं वह आंख बचाकर आप पर झपट ना पड़े। माफ करिएगा, लेकिन इस डर में कोई रहस्य, कोई रोमांच या कोई संभावना नहीं है, जैसा अक्सर बिल्ली या सांप को देखने से होती है। अच्छा, सच बात यह है, और ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, कि आप बिल्ली को भी औरतों की तरह आखिर तक सही सही नहीं पहचान सकते, चाहे आप उनके साथ बरसों से ही क्यों ना रहे। और ऐसा इसलिए नहीं कि वे खुद कोई बात छिपाए रहते, बल्कि आपके अंदर वो हौसला नहीं होता कि आप उनके भीतर लगे दरवाजे को खोल सके। जी हाँ, मैं उन्हीं दिनों यहाँ जर्मन आया था। जी, जी हाँ, मैं विवाहित हूँ। लेकिन मेरी पत्नी अब जीवित नहीं है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मेरी पत्नी अब जीवित नहीं है, और ये मेरा अनुमान है। आप कुछ हैरान से हो रहे हैं। अनुमान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को मरते हुए नहीं देखा, और जाहिर सी बात है कि जब आपने किसी को मरते हुए नहीं देखा, उसको अपने हाथों से दफनाए, तो आप सिर्फ अनुमान ही लगा सकते कि वह अब जीवित नहीं। लेकिन आपको जानकर शायद हंसी आएगी कि जब तक आप अपने परिचित को मरते हुए ना देख ले, एक एक धुंधली सी आशा जरूर बनी रहती है कि वह भी जीवित है। आप एक रोज
अपने घर का दरवाजा खोलेंगे और वे रसोई से भाग कर तौलिए से हाथ पोंछती हुई आपके सामने आ खड़ी होगी। काश काश ये सच हो पाता, क्योंकि ये मेरा मेरा भ्रम है। ऐसा ऐसा होता नहीं है। उसके बजाय अब बिल्ली आती है जो रहती है। अभी जाऊंगा, इंतजार कर रही होगी, अभी जाऊंगा, जाते ही चिपक जाएगी। वाह वाह। शायद शायद मैं मैं भटक रहा हूं। हाँ, मैं भटक रहा हूं। बियर पीने का एक एक सुख है। आप रास्ते से भटक जाते हैं और चक्कर लगाते रहते हैं, एक ही दायरे के इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो ये जरा मैं अपना बियर खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं आपका साथ दूंगा। और ये क्या है कि कुछ देर में ये पब बंद हो जाएगा और फिर सारे शहर में सुबह तक एक बूंद दिखाई नहीं देगी। नहीं, आप डरिए नहीं। मैं अपने पीने की सीमा जानता हूं। आदमी को जमीन से करीब 1.5 इंच ऊपर उठ जाना चाहिए, इससे इससे ज्यादा नहीं, वरना वह ऊपर उठता जाएगा, ऊपर उठता जाएगा और फिर इस उड़ान का अंत होगा किसी पुलिस स्टेशन या किसी नाले में, जो मुझे लगता है कि ज्यादा दिलचस्प चीज नहीं है। लेकिन कुछ लोग डर के मारे जमीन पर ही पैर जमाए रहते हैं। ऐसे लोगों का पीना ना पीना बराबर है। जी हाँ, सही फासला है 1.5 इंच। 1.5 इंच। इतनी चेतनावश रहनी चाहिए कि आप अपनी चेतना को इस माचिस की तीली की तरह बुझते हुए देख सके। जब लौ उंगलियों के पास सड़क आए तो उसे छोड़ देना चाहिए। कब पकड़े रहना चाहिए और कब छोड़ना चाहिए, पीने का रहस्य इसी पहचान में छिपा है भाई साहब। लेकिन मुश्किल यह है कि हम उस समय तक नहीं पहचान पाते जब तक 1.5 इंच से ऊपर नहीं उठ जाते। और फिर वह किसी काम का नहीं। हाँ, वाकई किसी काम का नहीं। भाई 1.5 इंच खत्म तो सब खत्म। इसीलिए 1.5 इंच। मैं मैं आपसे कह रहा था कि मैं उन्हीं दिनों यहाँ जर्मन आया था। मैं जर्मन में एक अधिकारी था। मेरी पास्ट लाइफ तो रिटायर हो चुका हूं मैं। आप तो बहुत छोटे रहे होंगे उस समय जब मैं जर्मन आया होगा। हालांकि लड़ाई के कारण सुबह से शाम तक काम में जुटना पड़ता था। मैं एक जवान बैल की तरह काम में डटा रहता था। एक एक उम्र होती है जब हर आदमी एक औसत सुख के दायरे में रहना सीख लेता है। उसके पर उसे देखने की फुर्सत नहीं होती, या यूं कह लीजिए कि उस समय तक महसूस नहीं होती जब तक वो खुद उस दायरे में नहीं। नहीं,
मैंने मैंने अपनी पत्नी को कष्ट भोगते नहीं देखा। क्योंकि जब मैं घर पहुंचा तो वे वे उसे ले जा चुके थे। 7 वर्ष की वैवाहिक जिंदगी में यह पहला मौका था जब मैं खाली घर में घुसा था। दूसरे घरों के पड़ोसी जरूर अपनी अपनी खिड़कियों से झांक कर मुझे देख रहे थे, और और ये स्वाभाविक भी था। क्योंकि क्या है कि मैं खुद ऐसे लोगों को अपनी खिड़की झांक कर देखा करता था जिनके रिश्तेदारों गेस्टापो पुलिस पकड़कर बंद गाड़ी में ले जाती थी। लेकिन भाई साहब, मैंने ये कभी कल्पना नहीं की थी कि दिन ऐसा आएगा जब मैं घर लौटूंगा और मेरी पत्नी कमरा खाली पड़ा होगा। मेरी मेरी पत्नी की चीजें यूं चारों तरफ बिखरी पड़ी, कपड़े, किताबें, मुद्दत पुराने अखबार, अलमारियों के मेजत के दरवाजे खुले पड़े थे और उनके अंदर की हर छोटी बड़ी चीज फर्श पर उल्टी सीधी पड़ी थी। क्रिसमस के उपहार, सिलाई की मशीन और कुछ कुछ पुराने फोटो एल्बम्स। आप जानते हैं शादी के बाद कितनी चीजें खुद ब खुद इकट्ठा होती जाती हैं। मैं उस रात अपनी पत्नी के बिस्तर पर खाली बैठा था। उसके उसके तकिए के नीचे रुमाल, माचिस और सिगरेट का एक पैकेट रखा था। सोने से पहले वो हमेशा सिगरेट पिया करती थी। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं भी उसका आदी हो गया था। पलंग के पास टिपाई पर उसकी एक किताब रखी थी जो उन दिनों पढ़ा करती थी। जिस किताब को उसने पिछली रात पढ़कर छोड़ दिया था, वहां निशानी के लिए उसने अपना क्लिप दबा लिया था। क्लिप पर उसके बालों की गंध जुड़ी थी। अब जानते हैं कितने वर्षों बाद भी, चाहे वो कितना भी अरसा हो जाए, हमें ये छोटी छोटी तफसीलें याद रह जाती हैं। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा रहा, पूरे खाली कमरे में बैठा रहा, पागलों की तरह ये सोचता रहा कि आखिर मेरी पत्नी है क्यों, क्या दोष था उसका या मेरा। बार बार ये प्रश्न अपने आप से मैं पूछता रहा। आपको तनिक तनिक आश्चर्य हुआ कि 7 बरस के वैवाहिक जिंदगी में यह पहला मौका था जब मैंने अपनी पत्नी पर संदेह किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने मुझसे इतने सालों से छलना की है, मेरे पीठ पीछे ऐसी, जिसका मुझसे कोई सरोकार नहीं था, ऐसे गैर कानूनी का। क्योंकि मैं खुद आर्मी में था ना। अच्छा, बाद में मुझे पता चला कि गेस्टापो पुलिस बहुत दिनों से उसकी उसकी ताक पर थी। उसके पास से कुछ
गैर कानूनी पैम्फलेट और पर्चियां पाई गई थी जो उन दिनों ज्ञात रूप से लोगों में बांटी जाती थी। और ये सारी पर्चियां, सारे गलत गलत काम, ये सब मेरी पत्नी कमरे से ही बरामद किए गए थे। और आपको जानकर शायद आश्चर्य हुआ कि मुझे खुद इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था। नहीं, भयानक चीज मरना नहीं है। भयानक चीज मरना नहीं है। भयानक चीज ये है कि मृत आदमी अपना भेद हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। वो एक तरह से हमसे मुक्त हो जाता है। मुझे आज तक नहीं, मुझे मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं। उस रात में तैयार होकर, दूसरे दिन तैयार होकर मैं उनकी प्रतीक्षा में बैठा रहा। मुझे मुझे मालूम था कि वे आएंगे जरूर। क्योंकि क्या है कि मेरी पत्नी अगर उनके सामने सब कुछ कबूल कर लेती तो उनको शायद मेरी जरूरत ही ना पड़ती ना। उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। वो मुझे दरवाजे से घसीटते हुए अपने गाड़ी में ले गए और उन्होंने जो पहला प्रश्न जो मुझसे पूछा वो बिल्कुल साफ था, आईने की तरह साफ था। और वो ये था कि क्या मैं श्रीमती जी का पति हूं। मैं, मैं उनके इस प्रश्न का जवाब सिर्फ हाँ में दे सका। सिर्फ, कोई जवाब नहीं था ना मेरे पास। बाकी बाकी के प्रश्न मेरी मेरी समझ से बाहर थे। वो वो जिस भी तरीके के सवाल को जवाब को खींचने के लिए जो तरीके अपनाते थे, मैं उनके बारे में आपको नहीं बता सकता, चाहे मैं कितनी ही तफसील के साथ क्यों ना बताऊं। वो 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 मुझे वो मुझे एक सेल में ले गए। चार दिन रात मुझसे एक ही तरह के सवालों को अलग अलग ढंग से पूछते थे कि बताओ बताओ वो क्या करती थी, कहां जाती थी, किनसे मिलती थी, क्या क्या कुछ करती थी, और मुझे कुछ नहीं पता होता था साहब। वो 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 मुझे खंजर से, जंजीर से, जिससे जी में आया उससे पीटते थे, तब तक पीटते, तब तक पीट, जब तक मैं अपनी शेतरानी को देता था। पीटते रहते थे, एक कोलू के बैल की तरह घसीटते थे मुझे। बस बस मेरा मरना ही बस बचा था। वो लेकिन लेकिन उनमें उनमें असीम धैर्य था। वे वे उस समय तक प्रतीक्षा करते थे जब तक मेरी चेतना वापस नहीं लौट आती थी। और फिर फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता था, पुराने सवालों और अंतहीन यातनाओं का। उन्हें उन्हें लग रहा था कि
मैं उनसे उनसे झूठ बोल रहा हूं, उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा हूं। उन्हें नहीं, मैंने आखिर तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे कितना भी उन्होंने मारा, लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं झूठी गवाही कुछ बोल भी तो नहीं सकता था ना उनके सामने। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मेरी पत्नी अगर मुझे अपना सब कुछ बता देती तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बटोर सकता था? जरा जरा सोचिए, मेरी यंत्रणा कितनी अधिक बढ़ जाती अगर मेरे सामने सच कबूलने का रास्ता होता। अगर आपको जरा सा भी, तनिक भी अगर ये ज्ञात हो, तो आप अपने पिता, अपने भाई, अपने किसी भी रिश्तेदार के खिलाफ गवाही देनी पड़े, यातना है कि उस पीड़ा छुटकारा पाने के लिए आप सच का रास्ता नहीं चुन लेंगे। लेकिन मुझे मुझे कुछ पता नहीं था ना, मैं बार बार यही चीज बता रहा हूं आपको। नहीं, वो मैंने अपनी पत्नी को उसके बाद नहीं देखा। सेल में भी ले गए, लेकिन वहां पर भी मैं अपनी पत्नी से नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, एक एक दोपहर जब मैं अपने घर जा रहा था, तो मेरी मेरी निगाह एक दीवार पर लगे एक पोस्टर पर जा पड़ी। हाँ, वे वे पोस्टर हर तीसरे चौथे दिन शहर की दीवारों पर चिपका दिया जाता था, और उस पोस्टर में 30-40 नाम होते थे जिनको पिछली रात गोली से मार दिया गया था। जब जब मेरी मेरी निगाह उस पोस्टर में 30-40 नाम के बीच मेरी पत्नी के नाम पर पड़ी, तो मैं एक बार के लिए स्तब्ध हो गया, बहुत चक्का हो गया ये देख करके कि ये वही नाम है जिसे मैं जानता हूं, और नहीं भी जानता। आपको ये कुछ कुछ अजीब नहीं लगता कि गेस्टापो पुलिस इतने बरसों बाद, मेरे शादी के बाद भी, वो मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह उसे जानते थे? कि मैं अपने आप को बस यही सोचता हूं कि अगर एक बार भी अगर उसने ये कोशिश की होती अपना बताने की, क्या मैं उसके साथ धोखा करता? क्या मैं अपनी पत्नी के साथ धोखा करता? क्यों करता? आज आज परिवार कहने के मेरे पास कुछ नहीं, कोई नहीं है। लेकिन वही है ना कि जब तक आप अपने परिचित को मरते हुए ना देख ले, एक धुंधली सी आशा जरूर बनी रहती कि वह भी जीवित है। आप एक रोज दरवाजा खोलेंगे और वह रसोई से भाग कर तौलिए से हाथ पोंछते हुए आपके सामने आ खड़ी होगी। लेकिन लेकिन ये मेरा मेरा भ्रम है। ऐसा ऐसा होता नहीं। उसके बजाय अब बिल्ली आती हो, छोटी सी। मैं मैं अपनी बातें दोहराने लगा हूं। बियर पीने का एक सुख है। आप रास्ते से भटक जाते हैं और
चक्कर लगाते रहते हैं एक ही दायरे के इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ये आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, ठहरिए, मैं भी चलता हूँ। समय बहुत हो चुका है। बेचारी मेरी बिल्ली भी इस समय इंतजार कर रही होगी। मैं सलामी कुछ टुकड़े अपनी बिल्ली के लिए ले लेता हूँ। बेचारी बहुत इस समय भूखी प्यासी होगी। अब ठहरिए, मैं आता हूँ। भैया वो बियर। अच्छा, अरे आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? नहीं, मैं चला जाऊंगा। नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। और मैं आप सोच रहे हैं कि मैं गिर जाऊंगा? अरे नहीं साहब, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, मैं अपनी पीने की सीमा जानता हूं। सिर्फ 1.5 इंच ऊपर, 1.5 इंच ऊपर।